हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक 7। ये इस पूरी सीरीज का लास्ट पार्ट है। टॉपिक 7 एंड 8 हम इसमें कवर करने वाले हैं। होपफुली आपने पहले 3 पार्ट्स कर लिए होंगे। ये सारे टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस जो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आरटीसीज वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप लोग कर लोगे, बट मैं बता दूं कि आरटीसीज में भी जो हमने पोइट्स वगैरह डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस में, वही हैं। तो अगर तुम लोग को उनका थीम्स याद रहेंगे ना, तो तुम इजीली आंसर कर पाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 7 से, दैट इज वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया। देखो, ये टॉपिक बेसिकली उन वुमेन राइटर्स के बारे में है जिनकी वॉइसेस को बहुत सालों तक इग्नोर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू सोसाइटी को चैलेंज किया और अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। ऑलराइट, क्वेश्चंस देखो तुम्हें कैसे आते हैं पेपर में। जो भी क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं वो मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए हैं। आंसर देखो, एक चीज समझाती हूँ मैं। ये पूरा टॉपिक वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें ना एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, अब जो इसका आंसर होगा ना, वो मैंने नीचे ही जब ये एक्सप्लेनेशन दिया है ना, इसी में आंसर है। तो तुम समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कौन सी मतलब हेडिंग के नीचे इसका आंसर है और लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। राइट, देखो इंट्रोडक्शन तो कॉमन होता है सब में, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, तो विमेन राइटर पहले से एग्जिस्ट करती थी या मॉडर्न टाइम में? क्या लगता है, पहले जब पहले के टाइम में हमारी सोसाइटी थी, बैकवर्ड थी, तब लगता है वो वुमेन राइटर एग्जिस्ट करती होंगी? तुम्हें लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। वुमेन राइटर्स सेंचुरी से एग्जिस्ट करती थी, बहुत टाइम पहले से। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो मीराबाई, मीराबाई बहुत फेमस नाम है। ऑलराइट, तो वो अगर तुम्हें याद है तो हाँ, देखो वो एग्जिस्ट करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लिटरेरी हिस्ट्री मोस्टली जो है मेल राइटर्स पर फोकस करती थी, इसलिए विमेन की कंट्रीब्यूशन को जो है हमेशा इग्नोर करा जाता था। इसी वजह से विमेन्स राइटिंग को एक अलग से स्टडी करा गया है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्यों है विमेन्स राइटिंग? देखो, विमेन्स राइटिंग हमें सोसाइटी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है। जहां मेल राइटर्स कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं देख पाते, वहीं विमेन राइटर्स जो हैं थोड़ी, देखो विमेन इमोशनल होती है ना, तो पर्सनल स्ट्रगल, इमोशनल एक्सपीरियंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डोमेस्टिक लाइफ, इस सब को हाईलाइट करती है विमेन्स राइटिंग। ऑलराइट, अगर हम मेजर कुछ थीम्स देखें विमेन राइटिंग की, तो सबसे पहले आ जाता है बॉडी एज अ साइट ऑफ सोशल कंट्रोल। बहुत बार पेपर में आते हैं क्वेश्चन थीम्स पर, तो तुम्हें पता होने चाहिए। ऑलराइट, अगर हम ऊपर भी देखें तो देखो क्वेश्चन है, व्हाट आर द थीम्स एंड इश्यूज टेकन अप बाय वुमेन इन देयर राइटिंग। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी का आंसर है। ऑलराइट, सबसे पहला है बॉडी एज अ साइट ऑफ कंट्रोल, सोशल कंट्रोल। थोड़ा सा टर्म डिफिकल्ट है, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड, लेकिन सिंपल मतलब है। देखो, सोसाइटी अक्सर वुमेन को बताती है कि क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना। सबके घर में होता होगा कि जब लड़की किसी तरीके से बैठे तो बेटा ऐसे नहीं बैठते, बेटा ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाते, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियों को ऐसे है ना। तो ये बॉडी को एज अ साइट ऑफ सोशल कंट्रोल रखा गया, मतलब वुमेन्स बॉडी पर सोसाइटी अपना कंट्रोल जताती है। कई वुमेन राइटर्स इसी इशू को हाईलाइट करती हैं अपनी लिटरेचर में। डोमेस्टिक स्पेस, डोमेस्टिक स्पेस का मतलब है होम और फैमिली लाइफ। विमेन्स राइटिंग में घर एक इंपॉर्टेंट थीम है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि घर को दो तरह से देखा जा सकता है, एक होता है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? घर में आपको घर में सेफ्टी मिलती है, लव मिलता है, बिलोंगिंग मिलती है, अच्छा ये मेरी फैमिली है ना। वहीं नेगेटिव देखें तो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं आप पर कि ये नहीं करना, कंट्रोल करा जाता है और आपको फ्रीडम नहीं मिलता। इसलिए घर कभी तो शेल्टर लगता है और कभी प्रिजन। क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑलराइट, प्लीज जो मैं चीजें समझा रही हूँ उनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिजायर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। पुरानी सोसाइटीज में वुमेन को ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी। वुमेन्स राइटिंग उन इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी, जैसे कि लव, लॉन्गिंग, फ्रस्ट्रेशन, ये सब। आइडेंटिटी एंड सेल्फहुड सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। विमेन राइटर्स बार बार पूछती हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि एक विमेन की आइडेंटिटी बहुत मल्टीपल होती है, वाइफ, मदर, डॉटर। तो उनको खुद की आइडेंटिटी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसी सर्च को आइडेंटिटी और सेल्फहुड कहते हैं। ऑलराइट, प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस, विमेन्स राइटिंग सिर्फ इमोशंस नहीं दिखाती, प्रोटेस्ट भी करती हैं। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेंस है, जहाँ पे जैसे फादर घर के हेड होते हैं, उसी पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सपोज करती हैं और विमेन के राइट्स की डिमांड करती हैं। ऑलराइट,
फिर आता है देखो स्पिरिचुअलिटी एज अ लिबरेशन। कुछ वुमेन राइटर्स स्पिरिचुअलिटी को फ्रीडम का बात मानती हैं, जैसे कि मीराबाई हो गई। उन्होंने कृष्ण भक्ति के थ्रू अपने सोशल रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज करा था, ये याद रखना, ठीक है। फिर है अक्का महादेवी, उन्होंने शिव जी के डिवोशन के थ्रू फ्रीडम ढूंढी थी, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रेजिस्टेंस का फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देखेंगे जो वुमेन राइटिंग में। सबसे पहले चंद्रवाती, हमने चंद्रवाती का पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, रामायण को लेकर। फिर है देखो वसुंधरा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और इनकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग एस्पेक्ट था इनकी एजुकेशन। उस टाइम पे विमेन को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने सीक्रेटली पढ़ना और लिखना सीखा, इसलिए उनकी जो स्टोरी है उसमें एजुकेशन, रेजिस्टेंस और सेल्फ एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया वो। ऑलराइट। फिर है लक्ष्मी कनन, बहुत बार इनके डायरेक्ट क्वेश्चन देखो ऊपर ना मैं दिखाती हूँ तुम्हें, क्वेश्चन लक्ष्मी कनन पे आ रखा है, ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है राइटर। देखो लक्ष्मी कनन जो है, इनकी पोइट्री एवरीडे विमेन्स लाइफ को डिपिक्ट करती है, रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी डोमेस्टिक घर देखना, इमोशनल बर्डन, ठीक है। क्योंकि हर एक आके, जैसे आप लोग देखोगे ना, घर पे सारे लोग मम्मी में कन्फाइड करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई बेटी भी, कुछ प्रॉब्लम हुआ बेटा भी, कुछ प्रॉब्लम हुआ हस्बैंड भी, तो सारे एक इमोशनल बर्डन होता है, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होते हैं और ऑपरेशन। तो उनकी पोइट्री दिखाती है कि एक ऑर्डिनरी वुमेन की लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। फिर है इंदिरा संत, इंदिरा संत की पोइट्री इमोशंस पर फोकस करती है, उनकी पोइट्री में बेसिकली लॉन्गिंग, पर्सनल फीलिंग्स, ये सब होता है, ऑलराइट। फिर इसके बाद आती है नसीम शाफी। देखो ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और इनकी पोइट्री में थीम्स हमें मिलते हैं, जैसे कि विमेनहुड, मेमोरी, लॉस। इनकी पोएम्स जो है पर्सनल इमोशन को बहुत बड़े सोशल इशू को बना के कनेक्ट करके फिर दिखाती है, ठीक है। अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है विमेन्स राइटिंग की हमारी अभी सोसाइटी में, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट में दे रखा है, तुम इसको बड़ा करके लिख सकते हो, बहुत ईजी है। एक तो जो भी वॉइसेस को नेग्लेक्ट करा गया था पुराने टाइम में, जिन्हें इग्नोर करा गया था, उन एक्सपीरियंस को बताती है विमेन राइटिंग। पैट्रियार्की को चैलेंज करती है, मेल डोमिनेंस को, एक अलग सा पर्सपेक्टिव देती है चीज़ों को देखने का, ठीक है, विमेन पर्सपेक्टिव, और अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करती है, ऑलराइट। इजी थी, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें सारी जो ये दे रखी है ना इंपॉर्टेंट राइटर्स, इनके टेक्स्ट, इनकी थीम वगैरह पता होनी चाहिए पेपर के लिए, ऑलराइट। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज टॉपिक 8, ट्रांसलेशन इन इंडिया, ऑलराइट। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया, देखो पेपर में क्वेश्चन तुम्हें आरटीसी करनी होती है और 4 क्वेश्चन और करने होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे, तो जो टॉपिक तुम्हें तुम्हारा सबसे स्ट्रांग लग रहा है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ऑलराइट। ये टॉपिक देखो देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके, कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसलेशन का इंडियन कंटेक्स्ट में, और देखो रोल क्या है ट्रांसलेशन का, क्रिएटिंग अ यूनिफाइड इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। सुजीत मुखर्जी के भी जो हमने पढ़ा था पहले, उनका भी व्यू आ सकता है ट्रांसलेशन, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखो, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था पिछली वीडियो में, किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ऑलराइट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा। मुझे पक्का ये विश्वास है, अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम में से किसी को बताओ, बट मुझे लगता नहीं पता होगा। देखो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कितनी एक्यूरेट है तुम लिख के मुझे बताओगे कमेंट में, तो मैं समझूंगी कि हाँ तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं, ऑलराइट। हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है। अब देखो सोचो, अगर तमिल में कोई बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, ठीक है, और हम उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो रखा, तो हिंदी, बंगाली, जिसको आती नहीं तमिल, वो कैसे पढ़ेगा। तो यहीं पे जो है ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस शुरू हुई थी। आजकल हर चीज में ट्रांसलेशन होता है, हर चीज, कहीं जा रहे हो, कोई बुक है, कोई प्रोडक्ट है, सब पे ट्रांसलेशन, इतने ज्यादा ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस हो गई है। ट्रांसलेशन का देखो मतलब क्या है, ट्रांसलेशन का सिंपल मीनिंग है एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन से वर्ड्स कन्वर्ट करना नहीं होता, ट्रांसलेशन एक्चुअली जो है कल्चर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें इंडिया में क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है, एक तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को कनेक्ट करता है, ऑलराइट। हर लैंग्वेज अलग है, तमिल वाले तमिल लिटरेचर पढ़ेंगे, बंगाली वाले बंगाली, तो ट्रांसलेशन की वजह से हम दूसरी लैंग्वेज के लिटरेचर को भी पढ़ सकते हैं इजीली। कल्चर एक्सचेंज, हम दूसरों के कल्चर को समझ सकते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं, उनके वैल्यू, बिलीफ, ये सब। तो ट्रांसलेशन जो है हमें दूसरों के लिए और रिस्पेक्ट दिलाता है, जब हमें पता लगता है कि हाँ इनका कल्चर ऐसा है, तो वो चीज़, ठीक है। नॉलेज को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाता है। देखो अगर कोई टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कल को हमारी कंट्री में बहुत कुछ बड़ा होता है, कोई न्यूज़ छपती है और वो सिर्फ हिंदी में छपी जाए या हिंदी में ही उसका प्रचारण करा जाए, तो क्या बाहर ग्लोबल इकोनॉमी तक, बाहर की कंट्रीज तक पहुंचेगा वो चीज़? नहीं ना। तो इसलिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसलेशन टेक्स्ट को मिलियंस नए लीडर तक पहुंचाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का पहले तो मतलब क्या होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज को एक साथ लाना। इसमें ट्रांसलेशन का रोल क्या है? देखो, ट्रांसलेशन लोगों को एक दूसरे की कल्चर समझने में हेल्प करता है। जब एक पंजाबी रीडर बंगाली लिटरेचर पढ़ेगा या फिर एक हिंदी रीडर तमिल लिटरेचर पढ़ता है, तो अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि देखो, हमें किसी लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं आती और उस उस कोई उस रीजन से बिलोंग करता है बंदा और उसने ओलंपिक्स में कुछ जीता और ओलंपिक्स में उसने स्पीच दी अपनी लैंग्वेज में, तो हम लोग उसकी लैंग्वेज जाके ट्रांसलेट करके देखेंगे कि क्या बोल रहा है। क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन हमें होता है ना, अरे मेरे देश के बंदे ने ऐसा करा है। तो आपने ना बहुत बार देखा होगा कि वैसे हमारी कंट्री में बहुत हिंदू मुस्लिम होता रहता है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई मुस्लिम हमारी कंट्री में से स्टैंड लेता है ना अगेंस्ट अदर पीपल, तो बहुत हम लोग ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन मारते हैं। चाहे हमें उनका कल्चर नहीं पता कुछ, बट हमें जब पता लगता है कि हाँ इनका कल्चर ऐसा है या फिर इनके टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ एक हमारे अंदर यूनिटी आती है ना, तो उसी को हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। ऑलराइट। बाकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रांग बनाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रियलिटी बनाता है। हमें तभी पता लगता है ना, क्योंकि हम ट्रांसलेशन की वजह से डिफरेंट कल्चर्स के एक तरह कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मार्जिनलाइज वॉइसेस को एक्सेसिबल बनाता है। ट्रांसलेशन से फेमस लिटरेचर को स्प्रेड नहीं करता। जो ऐसी आवाज़ें हैं या जो ऐसा लिटरेचर है जो आज तक कभी सामने नहीं आया, उसको भी जो है ट्रांसलेशन हेल्प करता है। ऑलराइट। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, दलित लिटरेचर हो गया और आपका विमेंस राइटिंग हो गया, नॉर्थ ईस्ट का लिटरेचर हो गया, जो हमने पढ़े। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखें ट्रांसलेशन के, तो सबसे पहले आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। सबसे फेमस एग्जाम्पल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बंगाली पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, उनकी पोइट्री जो है इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच गई और 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सोचो क्या कितना इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन का। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्ति लिटरेचर, देखो भक्ति मूवमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि डिवोशनल आइडियाज डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए। भक्ति हम पढ़ा था, भक्ति सूफी। भक्ति सूफी में देखो लैंग्वेज अलग थी, लेकिन जब ट्रांसलेट करा गया तो दोनों का मतलब सेम था, तो वही। ठीक है। बाकी नॉर्थ ईस्ट का ओरल ट्रेडिशन हमने पढ़ लिया था। चैलेंजेस देखे हम ट्रांसलेशन के क्या आते हैं, तो ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनट्रांसेबिलिटी, जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि अब आप देखो, कर्मा वर्ड है, कर्म, तो इसका मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता, इसका डीपर फिलोसफिकल, हम कर्म शब्द बहुत बड़े बड़ी जगह यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको सिर्फ एक्शन से कर दूं, एक्शन, तो एक्शन में उतना डीपर मीनिंग नहीं है ना। कभी कभी लॉस ऑफ टोन एंड कॉन्टेक्स्ट होता है, वो रिदम या फिर वो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट जो है आप कम हो जाता है जब ओरिजिनल लैंग्वेज से हम पूरी तरह उसे ट्रांसलेट करते हैं। ऑलराइट। इसलिए कहा जाता है कि कितना भी पता है मशीन ट्रांसलेशन आ जाए, कितने भी गूगल कर लो या कहीं पे भी चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी कर लो, ट्रांसलेट अगर तुम इंग्लिश से हिंदी में करोगे तो वो मशीनरी ही ट्रांसलेट होता है, एक ह्यूमन टच उसमें मिस होता है। तो ह्यूमन टच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऑलराइट। सुजीत मुखर्जी का व्यू हमने देखा था ट्रांसलेशन पे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसलेशन उन्होंने कहा था इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री का एक सेंट्रल फीचर है। मतलब ट्रांसलेशन कोई सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है, यही जो है हमारे लिटरेचर का फाउंडेशन है। क्योंकि हम लोग पहले डोमिनेंट थे, कॉलोनियल हमारी थी कॉलोनी, तो हम ब्रिटिश के टाइम पे इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो फिर उसको हमने सारा ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में करा। ठीक है। तो यही था देखो ट्रांसलेशन इन इंडियन लिटरेचर। अब हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अगर तुम ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर जाओगे तो तुम पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। आरटीसी वगैरह मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी, तुम अच्छे से कर लोगे। अब तुम्हें अगर ये पीडीएफ चाहिए हो कि तुम्हें रिवीजन करना है या कुछ भी है, तो तुम ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर, नीचे दे रखी है, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे डीएम करो, सिर्फ कोड लिख के भेज देना, मैं तुम्हें इसका प्राइसिंग बता दूंगी। फ्री नहीं है, पेड पीडीएफ है, प्लीज ध्यान रखना। पेड, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री नहीं है। ऑलराइट। ऑब्वियसली फ्री कैसे होगा, मैंने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ते हैं क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, सब कुछ। ऑलराइट। तो उस चीज़ की कदर करना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पेपर कैसा होए, क्या हुआ, क्या क्वेश्चंस आए, मुझे आके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।